तो अपना आज का चैप्टर है मैट्रिक्स। सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि हम लोग वास्तव में मैट्रिक्स की स्टडी क्यों करते हैं, क्यों मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो क्लास 10th में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अपने को टू वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन था और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सीखा था। उसको सॉल्व करने के कई तरीके थे, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड एक्सेट्रा। तो ऐसा भी तो संभव है कि हमें 3 वेरिएबल्स वाला इक्वेशन मिल जाए, ऐसा भी संभव है कि 4 वेरिएबल्स वाला इक्वेशन मिले, 5 वेरिएबल्स वाला इक्वेशन मिले। तो आप इमेजिन करिए कि जब 2 वेरिएबल्स वाले जब इक्वेशन को सोल्व करना होता था तो उसको सोल्व करने में हमें इतनी दिक्कत होती थी। ये 3 वेरिएबल्स वाला हो तो कितनी दिक्कत होगी, और सपोज 5 वेरिएबल्स वाला इक्वेशन हो तो उसको सोल्व करने में तो और ज़्यादा समस्याएं होगी। यदि 5 वेरिएबल्स वाला हमें मिल जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन ये श्योर नहीं है कि जो आंसर आएगा वो आंसर सही ही आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो फिर मैथमेटिशियन ने क्या सोचा कि क्यों ना कोई एक नया तरीका अपनाया जाए, एक नया मेथड ढूंढा जाए जिससे कि ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो जाए। तो वो उसी की खोज में जो है उसने एक नया मेथड की खोज किया और वो है मैट्रिक्स मेथड। दैट इज मैट्रिक्स मेथड से हम लोग लीनियर इक्वेशन में कितना भी वेरिएबल हो उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो लीनियर इक्वेशंस, ना सिर्फ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, बल्कि आज के डेट में कई फील्ड में इस चैप्टर का यूज होता है। यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स में इसका काफ़ी यूज होता है। इवन जो आप में से जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, कॉमर्स में अकाउंटेंसी में इसका यूज होता है, कंप्यूटर में यूज होता है। दैट इज मैट्रिक्स इज यूज्ड वाइडली इन एवरी एरिया। तो अब हम ये समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, किसको मैट्रिक्स बोला जाता है। तो किसी बुक में आप मैट्रिक्स आपको लिखा हुआ मिलेगा और किसी बुक में आपको मैट्रिसेस मिलेगा। तो मैट्रिक्स बोलें या मैट्रिसेस बोलें, बात एक ही है, हमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स का ही प्लुरल फॉर्म मैट्रिसेस होता है। तो मैट्रिक्स चैप्टर को समझने के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। हालांकि आप सभी को वो बेसिक कंसेप्ट पता है, क्योंकि क्लास 1 से पढ़ते पढ़ते आप क्लास 12 तक पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं उसको रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपको चैप्टर को समझने में कहीं दिक्कत ना हो। नंबर 1, नंबर्स। नंबर्स कई तरह का होता है, जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेट्रा। नंबर 2, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वैसे एक्सप्रेशंस को कहा जाता है जिसमें कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो। दैट इज जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों से मिलकर के बना होता है, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल 2x + 3y + 4z, या ऐसा भी लिख सकते हैं 2x + 3y, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया। 3a 5b एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसके बाद बात आती है फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में चैप्टर 1 में काफ़ी डिटेल से आपने स्टडी किया है, तो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं, और वैसे फंक्शंस वर्ड की यहाँ बहुत कम ज़रूरत होगी। तो फंक्शंस इज डिनोटेड बाय f(x), g(x), h(x) एक्सेट्रा। फंक्शंस को हम लोग इसी से डिनोट करते हैं, f(x), g(x), h(x) एक्सेट्रा।
अब इसके बाद आता है रो। नेक्स्ट रो। तो रो क्या होता है, कुछ नंबर्स को लेते हैं, मान लेते हैं -3 -2 1 0 5 6 1 2 3 4 5 3 1 3 2 1 0 4। मैंने यहाँ कुछ नंबर्स लिया। जब नंबर्स को हॉरिजेंटली लिखा जाता है, जब नंबर्स को हॉरिजेंटली लिखते हैं तो इसी को रो बोला जाता है। दैट इज हॉरिजेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, दैट इज हॉरिजेंटल लाइन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड रो। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो हो गया, दिस इज द सेकेंड रो एंड दिस इज द थर्ड रो। दैट इज जब नंबर्स को हॉरिजेंटली लिखते हैं तो हॉरिजेंटल लाइन जो बनता है इसको रो बोला जाता है। नेक्स्ट कॉलम्स। जिस तरह हॉरिजेंटल लाइन को रो बोला जाता है, इन द सेम वे वर्टिकल लाइन को कॉलम्स बोलते हैं। अब नंबर्स का वर्टिकल लाइन कैसे बनेगा, मैंने कुछ नंबर्स लिया 1 2 3 4 5 3 2 1 0 2 3 1 5 6 7। ये नंबर मैंने कुछ नंबर्स ले लिया और इसको वर्टिकली लिखा। यहाँ पर क्या देखते हैं 1 3 3, ये जो नंबर से वर्टिकली लिखा हुआ है। सिमिलरली ये 2 2 1 ये भी वर्टिकली लिखा हुआ है, 3 1 5 ये भी वर्टिकली है, 4 0 6 ये भी वर्टिकली है, 5 2 7 ये भी वर्टिकली है। तो जो वर्टिकल लाइंस होता है इसी को हम लोग कॉलम बोलते हैं। देन दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकेंड कॉलम, दिस इज द थर्ड कॉलम, दिस इज द फोर्थ कॉलम एंड दिस इज द फिफ्थ कॉलम। इस तरह से कॉलम हो गया। तो पूरा जो मैट्रिक्स चैप्टर है रो और कॉलम पर ही बेस्ड है, रो और कॉलम पर ही टिका हुआ है। तो रो हॉरिजेंटल लाइन को रो बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को कॉलम्स बोलेंगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स समझते हैं क्या होता है। जब नंबर्स को रो और कॉलम में अरेंज करके लिखा जाता है, या सिंपली जब नंबर्स को रो और कॉलम में जब लिखते हैं तो उसका जो अरेंजमेंट होता है उसी को मैट्रिक्स बोला जाता है। मैंने यहाँ कुछ नंबर्स ले लिया 1 2 3 4 -1 0 3 5 6 2 7 8। यह नंबर्स ले लिए। इन नंबर्स को रो और कॉलम में अरेंज करके लिखा हुआ है। जब इन नंबर्स को रो और कॉलम में जब अरेंज करके लिखते हैं और लिखने के बाद इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने पुट कर दिया। यह जो अरेंजमेंट है, यह जो प्रेजेंटेशन है नंबर्स का, इसी को मैट्रिक्स बोला जाता है। तो सिंपली मैट्रिक्स के बारे में बोला जाए कि मैट्रिक्स क्या होता है। दैट इज जब नंबर्स को रो और कॉलम में जब लिखते हैं तो उसी को मैट्रिक्स बोला जाता है। तो इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और फंक्शंस इन रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में होता क्या है, यह नंबर्स रहता है और नंबर्स को हम लोग रो और कॉलम में लिख देते हैं। जब रो और कॉलम में जब लिखे हैं तो आपको यहाँ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि यह एक रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगल के जैसा ये दिख रहा है, इसीलिए यह मैट्रिक्स है। किसी किसी बुक में आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट में मिलेगा और कहीं कहीं आपको दूसरा भी सिंबल मिलेगा। यहाँ पैरेलल लाइन रहेगा, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ भी पैरेलल लाइन, या फिर किसी किसी बुक में आपको स्मॉल ब्रैकेट रहेगा। दैट इज तीनों में कोई भी सिंबल यूज किया जा सकता है। दिस इज़ द फर्स्ट सिंबल, दिस इज़ द सेकेंड सिंबल एंड दिस इज़ द थर्ड सिंबल। कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर मैंने ए ले लिया। किसी भी मैट्रिक्स को ए से डिनोट करते हैं। कैपिटल बी से भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट।
अब इसके बाद बात आती है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर का मतलब क्या हुआ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें यह पता करना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर उस मैट्रिक्स में जितने रो हैं और जितने कॉलम्स हैं उससे निर्धारित होता है। तो मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया, सपोज एक मैट्रिक्स ले लिया जो कि ए है। तो इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, पहले ये देखते हैं। इन मैट्रिक्स ए नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो, यहाँ रो कितने हैं, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो, दिस इज द थर्ड रो। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ रो 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इस मैट्रिक्स में कॉलम काउंट करते हैं कितने हैं। ये फर्स्ट कॉलम हो गया जो वर्टिकल लाइन, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकेंड कॉलम, दिस इज द थर्ड कॉलम एंड दिस इज द फोर्थ कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में 4 कॉलम्स हैं और 3 रो हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 4, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/4। यदि हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, ये 3/4 का ऑर्डर है। और इसको हम लोग रीड करते हैं 3/4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 नहीं बोलते हैं, 3/4। इसी तरह से अब कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और दूसरा मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स बी है 1 2 3 -1 0 5 6 7 8 1 2 -1। मैंने एक दूसरा मैट्रिक्स लिया और हमें यह पता करना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने हैं यहाँ, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो एंड दिस इज द थर्ड रो, यहाँ 3 हो गया। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। इसी में नंबर ऑफ कॉलम्स 4 दिया हुआ है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/4। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3/4 है। तो यहीं से एक फॉर्मूला बन जाएगा, अपने को फॉर्मूला मिल जाएगा। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स विथ अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इक्वल टू m। मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रो m है एंड इन दिस मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू n। यदि किसी मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है, देन यदि हमें यह पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, देन इट विल बी m/n। ध्यान दें, किसी मैट्रिक्स में यदि m रो है और n कॉलम्स है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m/n। अब इसका कन्वर्सली देखते हैं। इसका कन्वर्स क्या होगा। अब मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स विथ ऑर्डर m/n। एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m/n है, तो इस मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम्स होंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स में जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमेशा किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर में फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड पार्ट नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। यदि कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m/n है, देन इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ
कॉलम्स इक्वल टू n। हमें ध्यान रखना है किसी मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर m/n है तो इसका ये मतलब है कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने होंगे, m होंगे, और नंबर ऑफ कॉलम्स n होंगे। यहाँ से ये पता चल जाता है फर्स्ट पार्ट रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड पार्ट कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद बात आती है कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का मतलब क्या होता है। एलिमेंट, इसी का दूसरा नाम है एंट्रीज। एलिमेंट बोलें या एंट्रीज बोलें, बात एक ही है। तो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का मतलब क्या हुआ। मैंने अभी देखा है कि कोई भी मैट्रिक्स जो है बहुत सारे नंबर से मिलकर के बना होता है। नंबर्स भी हो सकता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हो सकता है। कोई भी मैट्रिक्स जिससे मिलकर के बना होता है, ध्यान दें, कोई भी मैट्रिक्स जिससे मिलकर के बना होता है उसको उस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स ए है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 3 2 1। मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लिया। तो ये मैट्रिक्स किससे मिलकर के बना है। ये मैट्रिक्स बना है 1 2 3 4 5 6 3 2 एंड 1 इससे बना है। इसीलिए इसको, इन सभी को इस मैट्रिक्स का एलिमेंट बोलेंगे। हियर 1 2 3 4 5 6 are the elements of matrix, are the elements of मैट्रिक्स। इसको इस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहा जाता है। अब एलिमेंट को सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को aij से डिनोट किया जाता है। aij, आप ध्यान दें, यहाँ किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को aij से डिनोट करते हैं। मैं भी बताऊंगा कि aij का मतलब क्या होता है। यह aij में i और j ये दोनों नेचुरल नंबर हमेशा होता है। aij, दिस इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट को aij से डिनोट कर दिया। और यह i j जो है ये दोनों नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। दैट इज i j 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर i हमेशा रो को रिप्रेजेंट करता है और j हमेशा ही कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये i j में आपको ध्यान रखना है, i रो को इंडिकेट करता है और j कॉलम को इंडिकेट करता है। ये i j में i रो को और j कॉलम को इंडिकेट करता है। अब यहाँ जो पहला एलिमेंट 1 है, 1 के बारे में क्या बोल सकते हैं। 1 के बारे में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो 1 कैन बी रिटन एज a1 1। a1 1 क्यों बोला, क्योंकि यहाँ 1 में हमेशा अभी थोड़ी देर पहले बोला था i रो को रिप्रेजेंट करता है और j कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 के बारे में लिख सकते हैं a1 1। a1 1 मतलब क्या हुआ, a1 1 एक ऐसा एलिमेंट है या 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। यहाँ 1 जो है दिस इज द फर्स्ट रो एंड दिस इज द फर्स्ट कॉलम, देयरफॉर वी हैव रिटन 1 इक्वल टू a1 1। सिमिलरली 2 के बारे में क्या लिख सकते हैं, 2 विल बी a1 2। a1 2 क्यों होगा, क्योंकि 2 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। चूँकि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, देयरफॉर वी हैव रिटन 2 इक्वल टू a1 2। फिर ध्यान दें, यहाँ 1 फर्स्ट रो एंड 2 सेकंड कॉलम। तो a1 2 का मतलब हुआ a1 2 इज सच एलिमेंट विच इज लाइंग इन द फर्स्ट रो एंड इन द सेकंड कॉलम। सिमिलरली 3 के बारे में क्या लिख सकते हैं,
3 कैन बी रिटन एज A13। A13 का मतलब ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। अगेन 4 कैन बी रिटन एज A21, 5 कैन बी रिटन एज A22, 6 इक्वल टू A23, 3 इक्वल टू A31, 2 इक्वल टू A32 एंड 1 इक्वल टू A33। अब 1 को यहाँ मैंने A33 क्यों लिखा? क्योंकि 1 थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है, देयरफॉर आई हैव रिटन A33। 2 के बारे में A32 क्यों लिखा? क्योंकि 2 जो है इसका पोजीशन थर्ड रो और सेकंड कॉलम में है, तो 2 थर्ड रो और सेकंड कॉलम में है एंड देयरफॉर आई हैव रिटन 2 इक्वल टू A32। आई थिंक अब क्लियर हो गया है कि एलिमेंट को AIJ से डिनोट करते हैं, तो यहाँ AIJ का मतलब क्या होता है, I का मतलब क्या है और J का मतलब क्या है। अब मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स A इक्वल टू -1 0 2 3 4 2 1 1 0 0 3 2। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? ऑर्डर इज, इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। यह नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/4। अब हमें यदि ये पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन दिस मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू ऑर्डर दिया हुआ हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 4 इक्वल टू ये 12 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई मैट्रिक्स 3/4 ऑर्डर का है तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 12 होंगे। काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने को 12 मिल गया। तो कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 है, तो यह नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ से एक फॉर्मूला भी बन सकता है, कोई भी मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर m/n है तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, mn होंगे, m × n दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये कि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है। अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, तो इसके पॉसिबल रो, इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ इट। क्वेश्चन को ध्यान से समझें। एक मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है, तो हमें ये पूछा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो मैंने भी जस्ट डिस्कस किया था, यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, mn होंगे। या फिर मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, इसमें एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 है, तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे टोटल, 3 × 4 इक्वल टू 12 हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि यह मैट्रिक्स 2/6 ऑर्डर का है। जब 2/6 ऑर्डर का है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, यहाँ भी 12 होगा। ऐसा भी पॉसिबल है, यदि कोई एक मैट्रिक्स 1/12 ऑर्डर का है तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, यहाँ भी 1 × 12 12। ठीक है यहाँ तक। इन द सेम वे, अब हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो पहले ये देखते हैं कि 24 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो 24 के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि 1 × 24, दूसरा लिख सकते हैं 2 × 12, फिर 3 × 8 भी 24 होगा, फोर्थ हो जाएगा 4 × 6, 6 × 4,
8 इंटू 3, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। हमें यहाँ दिया हुआ है कि 24 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। जब 24 एलिमेंट है तो 24 का फैक्टर मैंने फैक्टराइज कर दिया। एक फैक्टर यहाँ 1 इंटू 24 होगा। जब 1 इंटू 24 करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होगा, 24 ही होगा। यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/24 है तो इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने होगा, 24 ही होगा, बिकॉज 1 इंटू 24 इक्वल टू 24। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विच इज 1/24। सिमिलरली 24 को ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 12। जब 2 इंटू 12 तो इसका मतलब हो गया कि इसमें नंबर ऑफ रो कितना हो गया, 2 हो गया, और नंबर ऑफ कॉलम्स 12। दैट इज 2 इंटू 12 भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है। मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो 24 को 2 इंटू 12 भी तो लिख सकते हैं। जब 2 इंटू 12 लिख दिया तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/12। सिमिलरली 24 को 3 इंटू 8 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 3/8। सिमिलरली ये भी ऑर्डर हो सकता है, ये भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है, ये भी ऑर्डर हो सकता है। दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। हमें यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर। ये 1/24, 2/12, 3/8, 4/6, 6/12, 8/3, 12/2 एंड 24/1। इसी तरह से यदि हमें दूसरा क्वेश्चन दिया जाए, अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है, तो इसके ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। फिर इसी तरह फिर 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 12 को फैक्टराइज करके कैसे कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1 इंटू 12, फिर 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 एंड 12 इंटू 1। 12 को लिख सकते हैं 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 एंड 12 इंटू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसका एक ऑर्डर 1/12 लेंगे, जब मैट्रिक्स 1/12 ऑर्डर का होगा तब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 12 होगा। फिर अगेन जब 2 को 2/6 लिखते हैं, 2 इंटू 6 लिखते हैं, तो इस केस में भी जो है जब मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/6 होगा तब भी नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ 12 होगा। इसी तरह से जब मैट्रिक्स को 3/4 के ऑर्डर 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तब भी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 12 होगा। तो यहाँ क्या देखते हैं, इस तरह से ये सब जो क्या है, दीज आर द ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर मिल गया, दिस, ये अपना आंसर हो गया। अब हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उस मैट्रिक्स को एलिमेंट के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को AIJ M/n इस फॉर्म में लिखते हैं। मैं इसको समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स को AIJ M/n के रूप में लिखा जाता है, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो A इक्वल टू AIJ M/n है, तो इसका यह मतलब है कि M/n का मतलब क्या हो गया, यहाँ M/n का मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर M/n है। M/n मीन्स दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। M/n का मतलब हो गया दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और यहाँ AIJ दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। AIJ मैट्रिक्स का एलिमेंट हो गया और M/n ऑर्डर हो गया। अब कई बार क्या होता है कि हमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ हो और उसका एलिमेंट भी डिफाइन किया हुआ रहता है, और यहाँ से उस मैट्रिक्स
का फॉर्मेशन करना रहता है, मैट्रिक्स का को कंस्ट्रक्ट करना होता है, तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए सीखेंगे। सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij 2/3 वेयर Aij इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। पहले क्वेश्चन समझें। अब हमें एक मैट्रिक्स को डिफाइन किया गया है और यहाँ से उस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है। अब फॉर्मेशन करने के लिए मैट्रिक्स को बनाने के लिए सीखेंगे कि मैट्रिक्स कैसे बनेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है A इक्वल टू Aij 2/3। इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर 2/3 है। सेकेंडली इसका एलिमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है, Aij इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से मैट्रिक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स का ड्राफ्ट तैयार करते हैं कि मैट्रिक्स किस तरह से बनेगा। A इक्वल टू 2/3 ऑर्डर का है, इसका मतलब हुआ कि इसमें नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। मैट्रिक्स इस तरह से मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रो यहाँ 2 दिया हुआ है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 दिया हुआ है। यहाँ पर ये फर्स्ट रो हो गया और ये सेकेंड रो हो गया, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। और मैट्रिक्स के एलिमेंट को किस तरह से लिखते हैं, A11 A12 A13 इसी तरह से लिखते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था। तो मैट्रिक्स का पहले मैं ड्राफ्ट बना दिया जिसका कि ऑर्डर 2/3 है। अब यहाँ इतना बन गया। अब यहाँ से जो है A11 A12 A13 जो भी इसका एलिमेंट से उस एलिमेंट्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एलिमेंट का वैल्यू क्या है, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि Aij इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। दैट इज यहाँ ये जो है दिस इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब वो एलिमेंट कौन कौन सा होगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि I और J का वैल्यू क्या है। A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। नाउ ये देखते हैं कि A11 क्या होगा। तो जब A11 लेते हैं तो A11 में I इक्वल टू कितना है, 1 है और J इक्वल टू 1 है। ध्यान देना है, एलिमेंट को Aij से डिनोट करते हैं और यहाँ A11 में I भी 1 है और J भी 1 है। और एलिमेंट अपने को क्या दिया हुआ है, वी हैव Ij इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। देयरफॉर A11 इक्वल टू, अब पहला एलिमेंट फाइंड करने के लिए इसमें I और J का वैल्यू पुट कर देते हैं। और I और J का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, यह A11 से मिलेगा। अब I और J का वैल्यू पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ अपने को A11 2 मिल गया, पहला एलिमेंट 2 है। इसी तरह से अब A12 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A12 में I इक्वल टू 1 है और J इक्वल टू 2 है। सबसे पहले इसमें यह पता करेंगे कि इसमें I और J क्या है। यह I के जगह पर 1 है और J के जगह पर 2 है। हियर I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 2। I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 2 है। और हमें यह भी दिया हुआ है Aij इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। देयरफॉर A12 इसका एलिमेंट दिया हुआ है Aij इक्वल टू, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब A12 का वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज सेकेंड एलिमेंट। I इक्वल टू 1 J इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 9 अपॉन 2। A12 इक्वल टू 9 अपॉन 2। अब A13 का वैल्यू फाइंड करेंगे। A13 में I इक्वल टू 1 है और J इक्वल टू 3 है। 1 और J इक्वल टू 3। देयरफॉर A13 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, हमें दिया हुआ है Aij इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2
A13 इक्वल टू 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 16 अपॉन 2 इक्वल टू 18। इस तरह से A13 मिल गया। इसके बाद A21 फाइंड करेंगे। A21 में I इक्वल टू 2 है और J इक्वल टू 1 है, और हमें पता है कि ये आई जे इक्वल टू दिस दिया हुआ है। देयरफॉर A21 इक्वल टू, अब इसमें जो है आई और जे का वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 9/2। A21 हो गया। अब इसके बाद A22 में I इक्वल टू 2, J इक्वल टू 2, I इक्वल टू 2 एंड J इक्वल टू 2। देयरफॉर A22 इक्वल टू 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 16 अपॉन 2 इक्वल टू 8। A22 के बाद अब A23 बचा है। A23 में I इक्वल टू 2 है और J इक्वल टू 3 है। देयरफॉर A23 हमें एलिमेंट कैसे डिफाइन है, ए आई जे इक्वल टू दिस I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर I के जगह पे 2 पुट कर दिए हैं, J के प्लेस पर 3। तो A23 इक्वल टू 2 + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 25 अपॉन 2। इस तरह से मैंने A11, A12, A13, A21, A22, A23 सभी का वैल्यू फाइंड कर लिया। अभी सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं। देयरफॉर A इक्वल टू A11 अपने को 2 मिल गया था, ये 9/2 और A13 था 8, A21 था 9/2, ये 8, 25/2 सभी का वैल्यू पुट कर दिया। इस तरह से अपना आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब हमें यह समझना है कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकता है, या फिर कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ। पहले तो इसका डेफिनेशन पर जाते हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होगा, वो इक्वल तभी हो सकता है जबकि दोनों का ऑर्डर एक ही हो। डेफिनेशन, टू मैट्रिक्स विल बी इक्वल इफ नंबर फर्स्ट। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, तभी होंगे जब दोनों का ऑर्डर आपस में इक्वल हो। इफ नंबर फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। मैं अभी एग्जांपल लेकर के बताऊंगा। अभी पहले डेफिनेशन पर ध्यान दें। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब दोनों सेम ऑर्डर का हो, दोनों इक्वल ऑर्डर का हो। एंड नंबर सेकंड, corresponding element of both matrices are equal. Second, each element of first matrix is equal to the corresponding element of another matrix. दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जबकि दोनों का ऑर्डर सेम हो, इक्वल हो। और दूसरी बात, दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो। अब समझते हैं कि ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लेते हैं कि दो मैट्रिक्स A इक्वल टू बी दिया हुआ है और मैट्रिक्स A इक्वल टू एक्स वाई एल एम है। मैट्रिक्स A दिया हुआ है एक्स वाई एल एम, और दूसरा मैट्रिक्स है एक और यहाँ पर ले लेते हैं जेड के।
एक मैट्रिक्स एक्स वाई जेड एल एम के दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 1 2 3 4 1 -2, एक दूसरा मैट्रिक्स ये है। अब ये दिया हुआ है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। मैट्रिक्स दोनों इक्वल है तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। ये इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ये देखते हैं कि पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इस फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2/3। इसका ऑर्डर हो गया ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, 2 रो है और 3 कॉलम से 2/3 ऑर्डर का हो गया। दूसरा मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, दिस इज ऑल्सो ऑफ 2/3 ऑर्डर। यहाँ तक क्लियर हो गया, दोनों इक्वल ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर का है। अब दूसरी बात क्या है, दोनों मैट्रिक्स चूँकि इक्वल है तो इसका मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। दैट इज यहाँ जो A11 है ये इसके A11 के इक्वल होगा, इसका A12 इसके A12 के इक्वल होगा और इसका A13 इसका A13 के इक्वल होगा। मतलब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। दैट इज x = 1, y = 2, z = 3, l = 4, m = 1 and k = -2। दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि दोनों इक्वल ऑर्डर का होगा, सेम ऑर्डर का होगा। और दूसरी चीज़ इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। दैट इज x = 1, y = 2, z = 3, दिस l = 4, m = 1 एंड k = -2। अब इसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं ये अपने को स्टडी करना है। नंबर 1 होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो ही हो, जिसमें सिर्फ 1 रो हो। द मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली अ सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। हैविंग ओनली 1 रो, जिसमें सिर्फ 1 रो हो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 1 - 1 0 4। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया A ये मैट्रिक्स ले लिया, दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। क्यों है, क्योंकि सिर्फ 1 रो है, सिंगल रो है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, दिस इज ऑफ ऑर्डर 1/1 2 3 4 कॉलम इसमें है, 1/4 हो गया। इसमें 1 रो है और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें 4 कॉलम है। देयरफॉर दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/4। 1/4 हो गया। और ये रो मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है। सेकंड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को बोला जाता है जिसमें सिर्फ कॉलम हो, ओनली ए सिंगल कॉलम, हैविंग ओनली 1 कॉलम। फॉर एग्जांपल 1 5 6 2। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 5 6 2, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखते हैं क्या है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। इसमें 4 रो है और कॉलम 1 है। दैट इज दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/1। 4/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। और इसमें यहाँ कॉलम कितने, सिर्फ एक ही कॉलम है, ध्यान देना सिर्फ एक ही कॉलम है, इसलिए इस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोल रहे हैं। नंबर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों आपस में इक्वल हो। हैविंग नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को बोला जाता है जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। फॉर एग्जांपल 1 -1 0 4 2 3 1 6 -1 0 0 3 1 4 5 6। मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लिया, तो देखते इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इस मैट्रिक्स में 4 रो हैं और कॉलम्स कितने हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इस मैट्रिक्स में 4 रो है और कॉलम्स भी 4 ही हैं। दैट इज नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देयरफॉर दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 4/4। ये मैट्रिक्स 4/4 ऑर्डर का है, देयरफॉर दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान दें, स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों आपस में इक्वल होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसका डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो हो और बाकी एलिमेंट जीरो हो। इसका पहले एग्जांपल ले लेता हूँ। = 1 0 0 0 2 3 0 0 5। डायगोनल मैट्रिक्स बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ क्या देखते हैं कि डायगोनल एलिमेंट यहाँ 1 to 5 नॉन जीरो एलिमेंट है, दैट इज जीरो नहीं है, और बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या है, यहाँ जीरो है। देयरफॉर दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, diagonal matrix is a matrix with diagonal element with diagonal elements non-zero and remaining elements zero. Remaining एलिमेंट जीरो। तो डायगोनल एलिमेंट पहली बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका डायगोनल एलिमेंट जो है नॉन जीरो हो। यहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट हो गया, ये नॉन जीरो हो और बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो है वह जीरो हो। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वैसे डायगोनल मैट्रिक्स को बोला जाता है जिसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो। स्केलर मैट्रिक्स वैसे डायगोनल मैट्रिक्स को बोला जाता है जिसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका कि डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो और रिमेनिंग एलिमेंट जीरो हो। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 3 0 0 0 3 0 0 0 3। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहली चीज़ ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है डायगोनल एलिमेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, 3 3 3 5 5 5 -1 -1 एक्सेट्रा। डायगोनल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए और बाकी एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स विथ इक्वल डायगोनल एलिमेंट्स, विथ डायगोनल आर इक्वल। ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। ध्यान दें, ये स्केलर मैट्रिक्स है बिकॉज डायगोनल एलिमेंट इक्वल है एंड रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ पर जीरो है। इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका कि डायगोनल एलिमेंट 1 हो, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो और रिमेनिंग एलिमेंट 0 हो। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका कि डायगोनल एलिमेंट 1 हो और रिमेनिंग एलिमेंट 0 हो। तो इसका डेफिनेशन मिल जाएगा हमें, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विथ डायगोनल एलिमेंट एलिमेंट्स 1। ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स विथ डायगोनल एलिमेंट्स 1 एंड रिमेनिंग एलिमेंट 0। और बाकी जो भी एलिमेंट बच जाता है डायगोनल के अलावा वो सब के सब क्या होता है, 0 होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स विथ डायगोनल एलिमेंट्स 1 एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स 0, और इसका बाकी के सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो। इसके बाद है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इसके नाम से पता लगता है कि इसके सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 है, एवरी एलिमेंट इज 0 इज इक्वल्ड 0 मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स विथ all the elements 0 is equal to 0 मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को बोला जाता है जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 0 0 0 0 0 0 0 0। ये क्या मिल गया अपने को, एक जीरो मैट्रिक्स है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स है 0। तो मैट्रिक्स में जो अपना एक्सरसाइज फर्स्ट है इसकी पूरी थ्योरी में कंप्लीट कर दिया हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगा और उसके बारे में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।